गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो नीट का डेट आ गया 26 जुलाई। सबने व्हाट्सएप किया हुआ है ऑलरेडी, है ना? तो सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान बांटना बंद कीजिए, सबको पता पड़ गया है तो बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीने का मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो अब यही टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो चल रही है 4 मई से जो स्टार्ट है। तो अभी आपको टाइम टेबल इसलिए नहीं दे रहे कि हम लोग मेजर जो है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन माइनर चैप्टर जो है वो देखेंगे, देन फुल लेंथ स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी पहले से कितने हुए? 5 फुल लेंथ ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी 10 एक फुल लेंथ और दे देंगे, ज़रा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अभी का टाइम यूटिलाइज ऐसे करना है बच्चों कि जितना भी अभी हमको टाइम मिला है उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं कि जो चैप्टर में, चूंकि अगर आप फुल लेंथ दे चुके हैं, 5 फुल लेंथ दे चुके हैं, तो आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, रे ऑप्टिक्स, या फिर मार्फोलॉजी, बायोलॉजी में जो चैप्टर आप लोगों ने लिख के भेजे हुए हैं उसको ऐसे पढ़िए ना कि दोबारा सारा पढ़ना ही नहीं है। मतलब वो एकदम विद्वान बनना है इस चैप्टर में, ऐसा पढ़िए। टाइम है हमारे पास, हम लगेगा तो जैसे 4 को टेस्ट था, अभी 7 को है, तो हम ऐसा टाइम दे देंगे आपको। हालांकि साइकोलॉजी ये है कि बच्चे को टाइम कितना भी दे दो सारा पढ़ता है नहीं, वो आराम से बैठ कर प्रगति करेगा। एक दिन पहले किताब उठाएगा, उसको लगता है कि वो सब कर देगा और खत्म करेंगे। वो होता है कितने आते हैं फिर फाइनल? 332 मार्क्स। तो बच्चों अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्या बोल रहा था मैं कि टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट अभी जो मेजर मुझे लग रहा है, वो तुम्हारे भी सजेशन है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो चैप्टर मैं अच्छे से आराम से पढ़ा रहा हूँ। अभी रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक चैप्टर बनाया तो बहुत रफ्तार था, तो शायद तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं रहा है, लोगों ने लेक्चर भी ज़्यादा देखे नहीं है, पता नहीं किसने देखा है। ठीक है, तो अब बच्चों अभी थोड़ा सा आराम से चिल होके पढ़ना है। ठीक है, तो चिल होके पढ़ने का रीज़न क्या है कि हमारे ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं जो हमको बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है ना? बट ये है कि जो टेस्ट हो रहे हैं, तो जो चैप्टर अभी 4 मई को था, अभी 7 मई में भी उसके क्वेश्चन रहेंगे, बट जो मेजर आपका 7 मई वाला है उसके ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, इसके कम क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे चैप्टर को ऐसे अपन को कैरी फॉरवर्ड करते चले जाना है ताकि चैप्टर और छूटे नहीं बाद में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल पढ़ा देते हैं, देन कैपेसिटर, देन खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर्स। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं सर, वर्क डन टू assembling a system of charges। ठीक है, इससे मान लीजिए आपके पास ये कोई चार्ज Q है, जिसकी वजह से ये कोई रीजन है, फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए इस पॉइंट A पर। इस पॉइंट A पर ये चार्ज Q का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन, ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट A इज वर्क डन टू कैरी स्मॉल q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पर इस चार्ज को इंफिनिटी से A तक लाने में जो वर्क किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज ऑलवेज
done against the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? कैपिटल क्यू की वजह से होगा। तो हो सकता है कि ये प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड होगा, और ये भी प्लस है तो क्या करेगा? रिपल्सन होगा, तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको अंदर लेके आएंगे। हो सकता है कि ये प्लस ही हो और ये नेगेटिव हो, तो ये क्या करेगा? प्लस स्मॉल क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो हम उसको आराम से लाएंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, तो भी हम लोग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? हमेशा वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि सर हम इसको यहाँ x डिस्टेंस पर ला लिए हैं। कहाँ पे लाए हैं? x डिस्टेंस पे स्मॉल q को लेके आए। तो x डिस्टेंस पर जब हम स्मॉल q को लेकर आए तो हम ये देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स लगेगा सर यहाँ पे, फोर्स बराबर होगा q इंटू ई फोर्स लगेगा, तो dw होगा। तो अगर इतना फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर अगर इस चार्ज को x डिस्टेंस पे लाए तो आपको फोर्स कितना लग रहा है? QE लग रहा है। तो QE अगर लग रहा है तो अगर उस टाइम पे हम लोग इसको dx डिस्प्लेसमेंट करें तो वर्क कितना होगा? dw। तो dw बराबर क्या लिखोगे? F dx, और यहाँ पे माइनस लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल इन्फिनिटी टू a माइनस QE इंटू dx, या अगर ये r है तो QE इंटू dr भी लिख सकते हैं। अगर x इक्वल टू हम लोग r मानते हैं तो बुक में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू a, और ये हो जाएगा QE इंटू dr। तो आपको यही क्या होता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज q एट पॉइंट a। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, लिखो इसको जरा। ये डेफिनेशन पार्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इसको ऐसा मान सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू in a region of capital Q। ऐसा तो मान लो ये Q है और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट को मैं इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पे आया हो, तो हमारे पास जो एनर्जी होगा वो होगा माइनस के Q अपॉन R होगा, और ये निगेटिव होगा if they attract to each other, और ये होगा पॉजिटिव if they repel to each other। पोटेंशियल एनर्जी आपको निगेटिव मिलेगी अगर ये आपको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, सॉरी अट्रैक्ट कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर ये रिपेल कर रहा है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए एक चीज और पढ़ा देते हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसे मान लीजिए एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे Q1, Q2 और Q3 चार्जेस रखे हुए हैं। ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा माइनस के Q1 Q2 बाई a प्लस के Q2 Q3 बाई a प्लस के Q1 Q3 बाई a। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमको ऐसे फाइंड करना है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है और ये देख लेते हैं। आइए एक रिव्यू करा देते हैं, फिर हेडी लिखेंगे। रिव्यू क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के हम पास एक प्लस चार्ज है
Q1 और दूसरा प्लस चार्ज Q2 है, तो Q2 को हम Q1 के पास लेके जा रहे हैं, दोनों प्लस में है। तो पहले मान लीजिए Q2 Q1 से बहुत दूर था, तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। जैसे हम Q2 को Q1 के पास ले आते हैं तो इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब आप पास लेके आ रहे थे, ये रिपेल कर रहा है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, फिर भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के Q2 को Q1 के पास लेके आ रहा हूँ। एक टाइम आएगा कि Q1 अगर रेस्ट में है और वो फिक्स नहीं है तो Q1 भी चल पड़ेगा। मतलब एक ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस आएगा जब मैक्सिमम फोर्स होगा, उसके बाद क्या होगा, Q1 भी चल पड़ेगा Q2 के साथ। या फिर ऐसा होगा कि Q2 को अगर मैं इसके पास मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके आए और फिर छोड़ देते, ये रिपेल हो गए, फिर वापस चला जाए, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो अब समझना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिससे मान लीजिए यहां पर हेडिंग लिख शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक। जिससे मान लीजिए पहला केस फर्स्ट हम मानते हैं कि सर यहाँ पर चार्ज पहले से Q1 था, Q2 मान लेते, यहाँ पर Q2 चार्ज है जिसका मास नहीं है, और इसी लाइन पर एक चार्ज Q1 है जिसका मास m है, और ये u स्पीड से चल रहा है, u स्पीड से चलते जाएगा। एक ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा जिसको हम लोग r0 बोलेंगे, यहाँ फिर ये वापस आएगा क्योंकि ये मैक्सिमम रिपल्सन बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, रेस्ट में है, और क्या है, फिक्स भी है। तो जब भी हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो पहले इसका एनर्जी कितना, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है जिसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये चल रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu² और इक्वल टू, जब ये चार्ज यहाँ पे जाएगा तो इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो कितना होगा, -k Q1 Q2 और अपान कितना हो जाएगा, R0। रिपेल कर रहा है तो प्लस ले लेंगे, हमको R0 निकालना है, R0 इक्वल टू हो जाएगा 2k Q1 Q2 अपान mu², एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये तरीका होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए, ठीक है। आइए, वैसे भी अगर यहाँ माइनस भी लेता है तो ये मॉड लेगा चूंकि डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा केस में आते हैं हम लोग, केस सेकंड। केस सेकंड है बच्चे, मान लीजिए आपके पास ये Q1 है जिसका मास m1 है और ये u स्पीड से चल रहा है, और इसी लाइन पर एक Q2 है जिसका मास m2 है, ये रेस्ट में है बट नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा, और ये कहाँ पे मैक्सिमम रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम मानते हैं ये R0 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। उसके बाद क्या होगा, ये चार्ज ये Q1 आ गया और ये Q2, तो अगर ये v स्पीड से चलेगा ये भी v स्पीड से चल पड़ेगा, मतलब दोनों साथ में। ये पहले ये Q2 है और ये Q1 है, ये आया 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 रिपल्सन हो रहा था, जैसे मैक्सिमम रिपल्सन हुआ तो फिर ये दोनों चल पड़े, ठीक है। दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन में है, जिनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ये रेस्ट में था और ये चल रहा था, तो इसके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इसके पास इनिशियली कुछ एनर्जी नहीं रहेगी। जब Q1 इसके पास जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और दूसरा क्या रहेगा, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्योंकि दोनों चल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, एक तो मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो कि m1 u इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों, क्योंकि सर अभी रेस्ट, ये रेस्ट में था, ये चल रहा था, इसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम इनिशियल कितना था, m1u था, और फिर दोनों का मोमेंटम फाइनल कितना होगा, m1u m1v प्लस m2v, तो m1 प्लस m2v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। जब हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो 1/2 mu² इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v² और प्लस k Q1 Q2 अपान R0। तो यहाँ से हम लोग ये दो इक्वेशंस को मिला के हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फाइंड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा हमको मिलता है। बट नीट में ज़्यादा केस, ज़्यादा चांसेस आने के
है केस फर्स्ट में, केस सेकंड ज़्यादा नहीं है। अगर है भी तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस आप अप्रोच की बात करेगा तो हम क्या क्या करना है, एनर्जी कंजर्व करना है या मोमेंटम कंजर्व करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आइए थर्ड केस देखते हैं बच्चे। केस थर्ड की हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कराते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है बेटा, आपके पास ये Q2 है और ये फिक्स्ड है, ऐसा है, फिक्स्ड है और रेस्ट में भी है, चल नहीं सकता, बांध के रखा हुआ है। इससे मान लीजिए परपेंडिकुलरली हाइट d पर एक चार्ज Q1 है जो u स्पीड से चल रहा है। तो ये तो ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन रिपल्सन की वजह से ऐसे हो जाएगा। तो रिपल्सन की वजह से जब ऐसे हो जाएगा तो इसका स्पीड कुछ ना कुछ रहेगा v। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। ठीक है, आइए तो क्या करना है, सबसे पहले क्या कर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोले क्यों कर ऐसा, क्योंकि ये घूम रहा है ना। तो ये अभी कितना है, ये मान लीजिए मास m1 है और इसका मास मान लीजिए कितना है m2, तो जाएगा m1 u इंटू डी बराबर m1 इंटू v इंटू आर नॉट। बोले क्यों सर, ये तो रेस्ट में है। ठीक है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया आपको। फिर हम लोग एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। इनिशियली इसके पास एनर्जी कितना है, हाफ m1 u स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v स्क्वायर और प्लस के q1 q2 अपॉन r नॉट। तो ये दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया और इन दोनों को हम सॉल्व करके जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा हम वो पैरामीटर निकाल पाएंगे। बट बेसिकली ये r नॉट निकालना होता है, यहाँ से v का वैल्यू निकालो, चूंकि आपको u तो पता है, v का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, r नॉट निकाल लेना, q1 q2 भी पता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक लाइन में बोले तो इसको बोलते हैं कि ये होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो V इक्वल टू U अपॉन प्लस 1 कूलम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, वर्क डन टू कैरी a q charge from infinity to the point A or in a region of field is potential energy of the charge q that was carried, जिसको हम कैरी करके ले आए थे। अगर उस q की जगह आप 1 कूलम का चार्ज लेते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम या पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, ठीक है, या फिर वर्क डन टू कैरी, ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन टू कैरी प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A in a region of electric field। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस QE डॉट डी एक्स, या डी आर था, ये लिख सकते हो माइनस 1 E डॉट डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू पॉइंट P या A जो भी आपके पास है। ठीक है, तो आपके पास यही क्या हो जाएगा, आपके पास पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल को डायरेक्टली लिख सकते हैं V इक्वल टू माइनस E डॉट डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू point A where we require to find out the potential। देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे डिस्टेंस r पर पोटेंशियल जो होगा V इक्वल टू KQ बाई R, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए आपके पास ये Q है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये डिस्टेंस ये है, ये भी A है, ये भी A है। तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा Vp बराबर KQ1 बाई A प्लस KQ2 बाई A और प्लस KQ3 बाई A। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली सम कर देते हैं, वेक्टर वेक्टर सम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। बनाइए, चलिए अब हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। तो मान लीजिए एक रिंग ले लीजिए ऐसा, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज है रिंग बराबर नहीं बन रहा है क्या, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये ऐसा है, हमारे पास क्या है, ये है रेडियस, मान लीजिए कितना r है, चार्ज कितना है Q है। तो हम लोग इसका टोटल चार्ज कहाँ पे मानते हैं, सेंटर पे मानते हैं। तो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू कितना KQ बाई R हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये रिंग है और इसके एक्सिस पे हमको पोटेंशियल ये R है, ये डिस्टेंस x है, इस पॉइंट P पे रखना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। टोटल चार्ज हम लोग कहाँ पे, यहाँ, मतलब हर जगह से अगर पूरे सर्कमफेरेंस में देखेंगे तो चार्ज वही रहेगा, तो सबका सम कर देगा। तो कितना हो जाएगा KQ अपान x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 1/2। तो इनकी वजह से पोटेंशियल उसके एक्सिस पे पॉइंट P पर Vp बराबर कितना हो जाएगा, KQ अपान ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। आइए अब हम लोग आते हैं कुछ और देखते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक, अभी ईपी लिख डायरेक्टली ना, ईपी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक ऐसा रॉड है जिसका लेंथ कितना बेटा L है, यहाँ से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, चार्ज मान लीजिए Q है। तो हमने क्या करना है, देखो अगर इन चार्जेस की वजह से देखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा चूँकि डिस्टेंस कम है। अगर इन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे देखेंगे तो कम होगा चूँकि चार्जेस ज़्यादा दूर है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंट लेके। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल एल मानो मजा आएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है dx और जिसका चार्ज कितना है dq। तो dq कितना होगा, l लेंथ में चार्ज q है तो यूनिट लेंथ में कितना होगा q बाई l। तो dx में कितना हो जाएगा इंटू dx एंड दैट इज dq। और यहाँ से डिस्टेंस कितना मान ले, चूंकि विड्थ तुमने dx मानी है तो डिस्टेंस कितना मानेगा, x मानेगा। तो dv इक्वल टू क्या लिखेगा, a dq अपान x। तो v इक्वल टू होगा इंटीग्रल r से लेके, ये एलिमेंट जब यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, r रहेगी। और यही एलिमेंट अगर यहाँ आएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ रखेगा, dq यहाँ रखेगा तो क्या लेगा, dq अपान r लेगा। और जब ये dq यहाँ जाएगा तो dq अपान r प्लस l लेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, r से लेके r प्लस l हो जाएगा कि dq कितना है q बाई l इंटू dx और अपान x। आइए देखते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा kq बाई l इंटीग्रल dx अपान x और r से लेके r प्लस l। 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ये हो जाएगा कितना kq बाई l हो जाएगा log x। तो log x है तो r प्लस l आएगा और माइनस log r आएगा तो अपान r लिख दे। एंड दिस इज आंसर एंड दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, जहाँ पे भी निकालने के लिए बोल रहा है, समझे। तो इस हिसाब से हम लोग पोटेंशियल को फाइंड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नोट करके लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। ठीक है, मान लो इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, तो आपके पास इन्फिनिटी तक चार्ज है। हालांकि हम वी इन्फिनिटी कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, लेकिन यहाँ वी इन्फिनिटी हम 0 मान सकते नहीं हैं, तो कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब ये ध्यान रख लेना, ये नोट भी है, यहाँ पर स्टार बना दो। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से हम लोग पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते हैं और ना ही कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ें। चलो बच्चों, अब लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब समझना बात को, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने कैसे कैसे निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और हमको लगता है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करना, माइनस ही तो करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर है और समझ के करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए कोई ये सिस्टम है यहाँ पे और यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो तुम क्या करोगे, इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए +1 कूलम का और ए तक लेके आए, तो क्या हो गया, ये वी ए हो गया। फिर इसको कहाँ तक ले गए, बी तक ले गए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस इंटीग्रल ई इंटू डी एक्स ए टू बी। ई इंटू डी एक्स ए टू बी इंटू डी आर, और यही इन्फिनिटी से आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं +1 कूलम को। अब समझना बात को, क्या है सर, अगर हम इसको +1 कूलम को ए तक लेके जाएं फिर बी तक लेके जाएं तो VA प्लस ये, या फिर हम डायरेक्ट बी तक ले जाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि VA प्लस माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स ए टू बी और बराबर VB। तो माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स ए टू बी इक्वल टू VB माइनस VA। आई होप आपको क्लियर है। तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स ए टू बी। तो ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सही तरीका है। ठीक, क्या किया है सर, हम चार्ज को ए तक लेके आए या चार्ज को बी तक लेके आए, दोनों का डिफरेंस ले लें, या फिर हम ऐसा माने चार्ज को ए तक लेके आए और ए से बी तक लेके गए, तो ए से बी तक का पोटेंशियल, ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना, यही है, और फिर हम डायरेक्ट उसको इस चार्ज को बी तक लेके जाएं तो हम लोग ने क्या किया, ये वाला पोटेंशियल VA और ये वाला पोटेंशियल बराबर B पोटेंशियल कर दिया है। तो हमको क्या मिला, VB माइनस VA बराबर माइनस E इंटू DX मिला। ठीक है, अब ये शायद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, अब आइए हम लोग आगे सिखाते हैं आपको, क्योंकि फंडामेंटल आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, हम लोग ऐसा देख सकते हैं, एक तो तुमको ये पता भी है, हालांकि सबको ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नोट करके लिख इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, मान लीजिए डी मान लीजिए V1 है और ये मान लीजिए कितना है, V2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 और बराबर कितना लिख सकते हैं, या फिर ऐसा पहले लिख लो कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 माइनस V2 और बराबर डायरेक्टली क्या लिखेगा, E इंटू डी लिख लेंगे। समझे बात, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 और अपान 1D और बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा।
वहां पर क्या हुआ है, VB माइनस VA हुआ है, A से B पे गया है, तो A से B पे गया है तो VB माइनस VA बराबर माइनस आया है, लेकिन VA माइनस VB होता तो प्लस E डॉट dx लेते हम वो। तो फंडामेंटल फार्मूला कौन है, वो है VB माइनस VA है, बट हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए हमारा स्पीड कितना है, एक्यूरेसी कितना है, नीट यही चेक करता है। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है घटता है, डिक्रीज होता है, तो VA का पोटेंशियल ज्यादा है, VB का कम है, तो V1 माइनस V2 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द these two point, that is perpendicular distance between the two point। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। आइए चल अब देख क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। जैसे मान ले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक 40 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तीसरा आपके पास 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और चौथा मान लीजिए 5 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए 20 मीटर है, यहाँ से मान लीजिए 10 मीटर है, और ये भी कितना है 10 मीटर। ये डिस्टेंस इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ये बोल रहे हैं कि ई ए फाइंड कीजिए, ई बी फाइंड कीजिए, एंड ई सी फाइंड कीजिए। तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कितना हो जाएगा 20 बाई 20 बोले तो 1 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे देखो हो जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन 10 बराबर 10 बाई 10 तो 1 वोल्ट पर मीटर। जरूरी नहीं है मतलब ऐसे ही आंसर लेना, आ रहा है ठीक है, डेटा ऐसा लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ई बी हो गया, और ई सी निकालना है तो ई सी हो जाएगा कितना 10 माइनस 5 बाई 10, तो 5 बाई 10 बोले तो 1 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ये डिस्टेंस कितनी है 5 है, ये कितना है, ये 10 है, 15 20। ये मान लो आपके पास 5 वोल्ट 10 वोल्ट 10 20 30 40 और 50, और ये मान लीजिए एंगल कितना दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा है, बोल रहा है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक FIELD फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज E। तो E बराबर क्या होगा बेटा, इन दो पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन हो जाएगा 20 माइनस 10 और अपॉन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 5, ये कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 5 साइन 30, हो जाएगा 5 साइन 30, हो जाएगा 10 अपॉन 5 इंटू साइन 31/2, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5 बराबर 4 वोल्ट पर मीटर। समझे नहीं समझे? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आई होप आपको आने लग गया है। एक और चीज ले लेते हैं, आइए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का और तरीका क्या हो सकता है। जैसे मान ले बेटा यहाँ पर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। तो हम इसका पोटेंशियल तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ये R1 पे है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये 1 मान लो, A मान लो, और ये B मान लो, और दूसरा पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस कितना पे है, R2 पे है। तो आपको निकालना है VA माइनस VB, तो क्या लिखेगा प्लस E डॉट dx या E डॉट dr ले ले, है ना, ठीक है। और E डॉट dr कहाँ से है, R1 से लेके R2 के। प्लस क्यों लिया सर, क्योंकि VA माइनस VB कर रहे हैं, अगर VB माइनस VA करते तो माइनस लेते। अरे हाँ क्या ना। तो E क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ से मान लो हम कोई डिस्टेंस R ले रहे हैं, पॉइंट रैंडम P ले रहे हैं, ये R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, EP बराबर 2k लैम्डा बाई R। आइए तो VA माइनस VB बराबर इंटीग्रल 2k लैम्डा बाई R
डी आर R1 से लेके R2, तो बी ए माइनस बी बी बराबर हो जाएगा 2k लैम्डा लॉग ऑफ R2 बाई R1, 1 बाई आर का होगा लॉग लिमिट का R2 माइनस R2 बाई R1 होगा, है ना। ये कितना मिल गया बी ए माइनस बी बी। अगर तुमको बी ए पता है तो इसको रिफरेंस मान लेगा तो तुम बी भी निकाल सकता है, लेकिन अगर ऐसे केस में रिफरेंस पता नहीं है तो केवल डिफरेंस ही निकलेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकलेगा। तो हम लोग ऐसे सॉल्व उसको कर सकते हैं। तो क्या कहानी है, वही जो हमने फार्मूला फंडामेंटल जो फार्मूला है वही यूज करेंगे। बोले सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिए तुमने? माइनस इसलिए नहीं लिए सर, तुमने मराठी है तो बी ए माइनस बी बी, तो सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमने बी ए माइनस बी बी लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल यहाँ पर कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस कम लेगा तो प्लस आएगा, उधर बी बी माइनस बी ए लेगा तो ऐसा आएगा। समझे बात को? तो ये हम लोग ध्यान, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। दूसरा, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q है, तो Q के इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। ऐसे ये मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो आप यहाँ से देख के ही बोल सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट लेंथ वायर है, इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? ये चारों तरफ से फील्ड निकालेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? सिलेंड्रिकल होंगे। तो ये मान लीजिए V1 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरा सरफेस कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा, तीसरा सरफेस कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V1 ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर बस आपको जानकारी ही लेना था इक्विपोटेंशियल सरफेस है का, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आइए क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है? मान लीजिए आपके पास ये एक शीट है, तो यहाँ पर इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे? ऐसे प्लेट की तरह होंगे। तो इस तरह से प्लेट की तरह होंगे, तो इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है और इसका V2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है सर? D है। इनके सेंटर से डिस्टेंस कितना है? प्लेन से डिस्टेंस कितना है? D है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर V1 माइनस V2 कितना है? तो V1 माइनस V2 बराबर क्या लिखेगा? E इंटू D। और ये जो आपके पास थिन शीट होती थी उसकी वजह से फील्ड कितना होता था? E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, थिन शीट की बात कर रहा हूँ भाई। तो जाएगा V1 माइनस V2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। V1 माइनस V2 बराबर सिग्मा D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे बात को? तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक मस्त हेडिंग लिखो जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है हमारे पास? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और नीट जेई में भी, चाहे मेंस को पकड़ लें चाहे नीट में पकड़ लें, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चा गलत करके आता है, तो ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं, हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों? E बराबर माइनस ई डॉट डी एक्स इन्फिनिटी से लेके 0, ऐसा ही बोल सकते हैं, या इन्फिनिटी से लेके कहीं तक आप लेके आए, या कोई पॉइंट P है या O तक लेके आए या A तक लेके आए, ऐसा मान ले, है ना। ये हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली जब E लिखते हैं तो E लिखते हैं नेबुला U, क्या? नेबुला V, इसको बोलते हैं नेबुला, नेबुला नहीं नेबुला, नवरा मत समझ लेना, नेवरा है, नेबुला है, ठीक है। तो E इक्वल टू नेबुला V। तो जो नेबुला होता है उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप, ऑलरेडी आपको क्लास में ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग ई वेक्टर लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपान डेल वाई जेड कैप प्लस डेल वी अपान डेल जेड के कैप। ऐसा हमको इसको लिख सकते हैं। आइए फिर हम लोग इसको दिखाते हैं क्या कर सकते हो बेटा। ये अब ये कहानी क्या है, क्वेश्चन एक दो ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, जैसे मान ले पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर कोई आपको फंक्शन दिया है जिसमें x, y, z भी है, तीन वेरिएबल हैं और उनको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, x को वेरिएबल मानेंगे और बाकी y, z को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसा है बच्चे, क्वेश्चन आपको दिया है कि v बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस 2xyz ये दिया है और बोल रहा है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 231 में ऐसा ले ले, ठीक। तो E बराबर क्या लिखेगा, माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, यही लिखेगा। तो सबसे पहले क्या करो, ये निकालो। तो डेल वी अपान डेल एक्स कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां डिफरेंशिएट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई को कांस्टेंट माना, प्लस ये दोनों ही कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0 और प्लस ये क्या है, ये 2yz कांस्टेंट रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1 तो आएगा 2yz। तो डेल v अपान डेल x एट पॉइंट मान लीजिए p है तो कितना है 2 3 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है तो हो जाएगा 4 3 12 और प्लस 6 12 6 18 हो गया। फिर क्या निकालेगा, डेल वी अपान डेल वाई एट पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो ये हो जाएगा बचेगा x स्क्वायर, y का हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2yz बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2xz बचेगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा। फिर रख दे तो कितना है 4 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1 पे हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 और 6 4 10 और 4 14 हो जाएगा 14। तो आपको मिल गया ये 14। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल v अपान डेल z निकालेंगे एक पॉइंट p, तो ये क्या हो जाएगा 0 चूंकि इसमें z है ही नहीं, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2xy, फिर वही वैल्यू रख दे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 9 और प्लस 2 इंटू 2 और इंटू 3 हो जाएगा 9 प्लस 3 2 6 2 12 12 है में 12 8 20 21 है ना। अब आइए फॉर्मूले पे रख दो सबको, फार्मूले में जब हम रखेंगे इसको तो कैसा मिलेगा ये हमको देखो, तो E इक्वल टू मिलेगा तुमको माइनस कितना है 18 आई कैप प्लस 14 जे कैप और प्लस 21 के कैप एंड दिस इज ऑल अबाउट आंसर। तो हम लोग इसको ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है, क्वेश्चन भी आएगा तो छोड़ना नहीं, ठीक। चलिए डालिए। हम देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम लोग बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि when two equal in magnitude and opposite in nature charges are separated by some distance then the system is electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं Q इंटू 2L, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो मान लीजिए आपके पास ये प्लस Q है और ये क्या होता है माइनस Q, तो P बराबर हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस जनरली हम लोग 2L लेते हैं ताकि आधा डिस्टेंस देने में हमको यहाँ पर क्या हो कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, L/2 हमको ना लेना पड़े तो आधा वैल्यू हमको यूज करना पड़ता है एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में, इसलिए हम इसको 2L लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर जब आधा वैल्यू लेंगे तो हमको L मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L और इसका जो डायरेक्शन होता है P का ये होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ से होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ऐसा एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है। आइए इसको जनरलाइज फॉर्म में ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख ले,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ये क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ, ठीक है, ऐसा, और ये माइनस, ठीक है, क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, आर डिस्टेंस, थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे फील्ड निकालना है। तो आपके पास दो फील्ड आते हैं, एक फील्ड आता है रेडियल फील्ड दैट इज आर, और दूसरा आता है पोलर फील्ड। तो आपके पास पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आता है, ये होता है ऐसा कुछ, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और हम लोग इसको मान लेते हैं ये अल्फा, दैट इज रिजल्टेंट फील्ड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फील्ड विथ रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ई आर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ई आर बराबर होता है आपके पास, ये होता है 2kp cos थीटा अपान आर क्यूब, और ई थीटा जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं kp sin थीटा अपान आर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग अगर tan अल्फा की बात करें तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा होगा आपके पास kp sin थीटा अपान आर क्यूब, दैट इज ई थीटा अपान ई आर, तो हो जाएगा kp sin थीटा अपान आर क्यूब इंटू 2kp cos थीटा अपान आर क्यूब, ने आर क्यूब को मार दिया, kp ने kp को मार दिया, तो tan अल्फा बराबर आपको मिलता है 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और अगर हम इसको एक्सटेंड करें नीचे तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा डैश, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल। क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल। तो ये एक्सटर्नल एंगल है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं थीटा डैश बराबर अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो ये होता है स्लोप एंगल। ठीक है, स्लोप एंगल, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, मिटाइए। चलिए, इस पर अगर हम ई नेट की बात करें तो ई नेट कैसा होगा, ई नेट जो हो जाएगा आपके पास, ई नेट होगा अंडर रूट ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर, ये होता है के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ई नेट, है ना। अब क्वेश्चन कैसा आता है वो दिखा देते हैं आपको, आइए। क्वेश्चन ये है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल is perpendicular to x axis, then angle between ER and x axis। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये गया आपके पास ER, ये मान लो थीटा है, तो ये गया आपके पास ई थीटा, और ये गया आपके पास ई नेट, ये क्या हुआ आपका 90 डिग्री, ये कितना है अल्फा। तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, तो अल्फा बराबर कितना, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि आपको बता रहे हैं 90 है, तो ये थीटा कितना है, तो 90 इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा बराबर थीटा। ओके, चलिए तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 90 माइनस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा बराबर थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 tan थीटा
हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, ये ऐसा आ गया। तो cot थीटा बराबर 1/√2, थीटा बराबर cot इनवर्स 1/√2 एंड दिस इज आंसर। समझे? तो क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये समझ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल से वो ई ए और ई ऐसे होता था ना, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, इन दोनों का पूछता था रेशियो कितना होगा। तो रेशियो दो, तब तक सीईटी और नीट में सीईटी और एमपीपी एमडी ऐसे में पूछता था। अब ऐसे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन है भी, किसी बच्चे ने मुझे पूछा भी हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे और ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केस फर्स्ट ले लो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रख दिया है, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। इधर पे फोर्स लगेगा, ये चार्ज क्यू मान लीजिए, यहाँ क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू यहाँ पे लगेगा और क्यू यहाँ पर भी लगेगा, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लीजिए डी है, ये कितना हो जाएगा डी साइन थीटा। तो टाउ बराबर कितना होगा क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्यू डी कितना होगा पी होगा, और ये हो जाएगा ई साइन। हालांकि उनको पता है वेक्टर टाउ बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर की क्रॉस वेक्टर ई डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास टॉर्क है, रोटेटिंग फोर्स है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लें बच्चे कि ये पोटेंशियल है तुम्हारे पास, ये V1 है और ये पोटेंशियल कितना है V2 है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बराबर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये d साइन थीटा है तो ये कौन सी होगी d cos थीटा होगी। हाँ, तो V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा E इंटू d cos थीटा। तो आपके पास हो जाएगा V1 माइनस V2, और अगर हम Q से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। एक काम करो, इसको इंटू ई इंटू डी कॉस थीटा ही रखो, ठीक। अब तो हम इसको अगर ऐसा लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा Q इंटू V2 माइनस V1, तो U बराबर हो जाएगा माइनस Q E इंटू डी कॉस थीटा। तो Q इंटू डी क्या होगा P होगा, U बराबर होता है माइनस P कॉस थीटा। तो U बराबर माइनस वेक्टर P और डॉट वेक्टर P। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो टॉर्क और फील्ड हम लोग ऐसा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ है आपके पास थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं वो सब देखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिंग द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, ठीक है। एंड आपके पास बहुत सारी रॉड्स हैं और वो पैरेलल रॉड्स है, उसमें एक में चार्ज दिया हुआ है, दूसरे में भी चार्ज दिया हुआ है। तो उनके हर एक सरफेस पे चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक प्रेशर बचा हुआ है, देन कैपेसिटर बचा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको आज थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, और थोड़ा भी अगर क्लियर हो रहा है आपको, थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लोगों को बताते जाइए, जरा माउथ पब्लिसिटी भी करिए, ठीक है। सो थैंक यू।